जी सर। जी सर। तो 4 स्टेप्स इंडक्टिव मेथड के हैं। उसमें पहला एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसे एग्जाम्पल कहा जाता है। दूसरा स्टेप उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, जिसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तीसरे स्टेप में उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है, जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन। फोर्थ स्टेप है उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है। फोर्थ स्टेप है उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो 4 स्टेप्स हो गए। पहले एक उदाहरण दिया जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, फिर उसका सामान्यीकरण किया जाता है, फिर उसका परीक्षण और सत्यापन किया जाता है। मतलब एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये इंडक्टिव मेथड्स के स्टेप्स हैं। इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि। आगमन विधि के एडवांटेज मतलब गुण क्या है, इसमें खास बातें क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। एडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि के गुण। पहला, एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। दूसरा दूसरा एडवांटेज है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालक से मूड उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। इससे बालकों को की जिज्ञासा बनी रहती है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है, मतलब ज्यादा मोर रिलायबल या मोर परमानेंट कह सकते हैं। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उसका अधिगम स्थायी रहता है, मतलब ज्यादा परमानेंट, व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। ये इसके एडवांटेज है। इसके दोष क्या है, डिसएडवांटेज आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड के अधिक समय लगता है, मतलब मोर टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा डिसएडवांटेज है अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है, मतलब मोर मतलब ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है और ज्यादा सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। तो ये छोटे बच्चों के लिए ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों और तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। मतलब ये एक इनकम्प्लीट मेथड कहते हैं, क्योंकि इसके वेरिफिकेशन के लिए जो डिडक्टिव मेथड है, निगमन विधि, उसका यूज करना पड़ता है। चौथा डिसएडवांटेज है बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम वो समय की जरूरत होती है। अगर गलत नियम बन जाए तो उसको फिर प्रूव करने के लिए उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आगमन विधि के डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। तो निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड नियम से उदाहरण की ओर इसको कहा जाता है, कि कोई रूल होता है उससे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो सिंपल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिंपल टू स्पेसिफिक। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, मतलब कोई एग्जाम्पल होता है उससे हम लोग उसका एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं। तो ये है डिडक्टिव मेथड के बारे में 4 बातें बताई जाती है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिडक्टिव मेथड।
इसका गुण क्या है, एडवांटेज क्या है, ये देखते हैं। ये एक सरल और सुविधाजनक विधि है। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है। बालक तेजी से सीखता है। मतलब ये सिंपल मेथड है इंडक्टिव मेथड के कंपैरिजन में। बालक जल्दी सीखता है। संक्षिप्त और व्यवहारिक है, मोर प्रैक्टिकल। और स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। एक सुविधाजनक मेथड है ये इसका एडवांटेज हो गया डिडक्टिव मेथड के। कुछ डिसएडवांटेज है डिडक्टिव मेथड के। निगमन विधि के दोष। पहला, रटने की शक्ति पे बल देती है, मतलब मेमोराइजेशन, मेमोरी पावर बढ़ाता है ये। मतलब बुद्धि के विकास की कम संभावना होती है। दूसरा, निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास बाधित होता है। तीसरा, रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है। फोर्थ, छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त विधि। तो डिडक्टिव मेथड के ये दोष हैं, डिसएडवांटेज है कि रटने पे ध्यान दिया जाता है। रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहती दिमाग में, समझना ज्यादा अच्छा है, उससे बुद्धि का, दिमाग का विकास होता है, जो कि डिडक्टिव मेथड में नहीं हो पाता। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। अगला है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण विधि, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। मतलब जो चीज हम नहीं जानते हैं वहां से जो हम कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। विश्लेषण विधि के गुण। एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करके उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। मतलब ये एक साइंटिफिक मेथड है जो कि बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाती, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी जगाती है, जिससे कि सीखने की उनकी जो लालसा होती है, मतलब इच्छा होती है, वो बढ़ती है। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पे बल देती है। मतलब बालक अपने समस्या, जो कोई समस्या है उसको खुद खोजेंगे, इसलिए इसको एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। अन्वेषण क्षमता या खोज करने की क्षमता का विकास होता है। तो खोज करने की क्षमता मतलब डिस्कवर करने की कैपेसिटी बढ़ती है। स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, परमानेंट नॉलेज। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। विश्लेषण विधि के दोष। पहला, अधिक समय लेने वाली विधि है, मतलब ज्यादा टाइम, मोर टाइम कंज्यूमिंग। कुशल अध्यापन की जरूरत होती है। मतलब अच्छे से जब बच्चों को सिखाया जाएगा इस मेथड को, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो कुशल अध्यापन की जरूरत होती है। अधिक तर्क शक्ति, सूझ शक्ति की जरूरत होती है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एनालिसिस करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो छोटे बच्चों के लिए ये मेथड अनुपयोगी होता है। दूसरा है संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पे बल दिया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे मेथड का एक बार में यूज करते हैं। संश्लेषण विधि के गुण। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। इसका एग्जाम्पल, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब रेडियस ऑफ सर्किल इज 9 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा? इसका एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक मेथड का।
सरल से सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। इसका एडवांटेज एक है, सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। इसके ये एडवांटेज है संश्लेषण विधि, मतलब सिंथेटिक मेथड के। इसका डिसएडवांटेज, दो रटने की प्रवृत्ति पे जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता। तो रटने पे ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए रिसर्च करना मुश्किल होता है, खोजना मुश्किल होता है। नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन भी है। नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है, मतलब इनके विकास में सहयोग नहीं करती, मतलब न्यू नॉलेज, न्यू डिस्कवरी, इन सबों में ये हेल्प नहीं करती। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास करती है, मतलब छोटे बच्चों में सोचने की क्षमता में कमी करती है ये विधि। तो ये मेथड था। अब है ह्यूरिस्टिक मेथड, असंधान विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब असंधान विधि, बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्य को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान। ये ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बताया जाए तो ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड को। इसमें नई चीजें खोजी जाती है। इट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में सारी बातें बच्चों को लेक्चर के थ्रू बताई जाती है, और ह्यूरिस्टिक मेथड में डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खोजा जाता है, बच्चे खुद खोजते हैं। इंस्टेड ऑफ मियरली द टीचर्स टेलिंग एवरीथिंग, द स्टूडेंट्स फाइंड आउट एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड में, जैसे लेक्चर मेथड में टीचर सब कुछ बच्चों को बता देते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चे खुद ढूंढते हैं चीजों को, सारी चीजों को खुद ढूंढते हैं। इट डिमांड्स कंप्लीट सेल्फ एक्टिविटी ऑफ सेल्फ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब सारा कुछ सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ लर्निंग। तो लेक्चर मेथड से जस्ट उल्टा होता है ये। थ्रू दिस मेथड द स्टूडेंट लर्न्स टू रीजन फॉर हिमसेल्फ, मतलब सीखने के कारण को कैसे सीखा जाता है, कोई चीज नई चीजें कैसे ढूंढी जाती है, वो सीखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड से। द टीचर इज नॉट even रिक्वायर्ड टू गाइड, हेल्प और एनकरेज द स्टूडेंट। इसमें टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ती गाइड करने के लिए या हेल्प करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद सारा काम खुद करते हैं, खुद गाइडेड होते हैं, खुद अपनी हेल्प करते हैं, इनकरेज रहते हैं। तो इसमें टीचर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। दिस मेथड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड इन द लर्नर, मतलब लर्नर में, बच्चों में, सीखने वालों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति डेवलप करता है ये। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओरिजिनलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट एंड थिंकिंग पावर इन द लर्नर टू मेक हिम एन एवर सक्सेसफुल स्टूडेंट। मतलब क्या कि स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। लेक्चर मेथड में
जो स्टूडेंट होते हैं पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर का जो रोल होता है नेग्लिजिबल होता है। तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओरिजिनलिटी, खुद का जजमेंट करना, नई अपने आप सोचना, सब कुछ जो है ये ह्यूरिस्टिक सिखाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड का। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। क्लास 5 में का टॉपिक है ये, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकालना। तो लेट द प्रॉब्लम बी ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड of dimension 1 centimeter into L centimeter into B centimeter into H centimeter। मतलब लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये है L B H रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि लेंथ जो है वो L है, ब्रेड B है, हाइट H है। वॉल्यूम टू डिटरमाइन द वॉल्यूम व्हाट इज टू बी डन, मतलब क्या करना है, बच्चों से पूछा जाएगा। Child should say that they need a number of unit cubes. Using the cubes, they will make the given solid, or they will fill the entire space of the solid with the cubes. Later, they will count the unit cubes। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे ये कहेंगे कि मुझे क्यूब्स चाहिए, वो सारे क्यूब चाहिए, जिससे कि वो लेंथ L, ब्रेड्थ B और हाइट H का वॉल्यूम बनाएंगे। जितने भी क्यूब की जरूरत पड़ेगी वो यूज करेंगे। हाउ मेनी क्यूब्स डिड यू यूज इन ऑल, आप पूछेंगे कि कितने क्यूब्स यूज हुए, तो बच्चे बताएंगे कि 18 क्यूब्स यूज हुए। जस्ट एग्जांपल 18, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि 18 क्यूब्स यूज हुए। कैन यू नाउ गिव द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइट? यस, बच्चे कहेंगे कि 18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हर एक क्यूब जो है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है। तो 18 क्यूब्स की जो वॉल्यूम होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप पूछ सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर क्यूब क्यों, 18 सेंटीमीटर क्यों नहीं? तो बच्चे बताएंगे कि 18 क्यूब्स जो होते हैं, अभी जो मैंने बताया कि 18 क्यूब्स में हर एक क्यूब का वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम लोग 18 क्यूब से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक एग्जांपल मैंने ह्यूरिस्टिक मेथड का दिया। और इसका मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इसमें टीचर का रोल नेग्लिजिबल होता है। उसका एग्जांपल भी मैंने दिया कि कैसे एक L लेंथ, B ब्रेड, H हाइट के का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए कैसे बच्चे यूज करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड का। और उधर हम लोगों ने किया था इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, abstract to concrete। Inductive method, it takes care of the needs and interest of the children। It is a development process। इसमें टीचर को जो इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। और डिडक्टिव मेथड, फैक्ट्स आर thrust upon the child, the principle of growth is not considered। मतलब इसमें ग्रोथ की कम संभावना होती है। Inductive method, it encourages discovery and stimulates thinking। Deductive method,
द ऑथोरिटी डिसाइड्स और गिव्स द फॉर्मूला एंड एनकरेजेस मेमोराइजेशन। मतलब इंडक्टिव मेथड में डिस्कवरी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डिडक्टिव मेथड में मेमोराइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। टीचर कोई फॉर्मूला टीचर ने दे दिया, बच्चे उसे रट लेते हैं, उसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड में हाउ एंड व्हाई ऑफ द प्रोसेस इज मेड क्लियर थ्रू रीजनिंग। हाउ और व्हाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बातें क्लियर की है। और डिडक्टिव मेथड the process is taken for granted and accepted without reasoning। जो दे दिया कि टीचर ने बताया कि ये फॉर्मूला होता है, बच्चों ने रट लिया बिना ये जाने हुए कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों अप्लाई करेंगे। तो ये आज हम लोगों ने टीचिंग मेथड्स इन पेडागोजी ऑफ मैथमेटिकल साइंस किया। अब आगे